तो चलिए तुगलक राजवंश के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, 14वीं सदी का एक ऐसा बेहद शक्तिशाली साम्राज्य जो अपने चरम पर दक्षिण भारत के सुदूर इलाकों तक फैला हुआ था, वो अपनी ही महत्वाकांक्षाओं और बाहरी हमलों के बोझ तले इतनी बुरी तरह कैसे ढह गया। मतलब एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर दिया था, उसका इस तरह से खत्म होना हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ कुछ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का गुरूर, अजीबोगरीब प्रयोग और गलत नीतियां किसी भी विशाल ढांचे को अर्श से फर्श पर ला सकती हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम अपने इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले तुगलक वंश का उदय, फिर इब्न बतूता की आंखों से उस दौर का नज़ारा, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के वो मशहूर प्रयोग, फिर फिरोज शाह के निर्माण कार्य और नीतियां, साम्राज्य के पतन के असली कारण और आखिर में तैमूर का वो खौफनाक आक्रमण। घटनाओं के इस क्रम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1320 में इस वंश की स्थापना हुई और 1414 आते आते सब खत्म। लगभग एक सदी का ये सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 1325 में सत्ता बदली, 1351 में फिरोज शाह आए और फिर 1398 में तैमूर के उस हमले ने तो जैसे पूरी नींव ही हिला दी। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे एक ताकतवर साम्राज्य धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, तुगलक वंश का उदय और साम्राज्य की नींव। हमारी ये कहानी 1320 में शुरू होती है, जब गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली। इन्हें पहले गाजी मलिक कहा जाता था। खिलजी वंश के खात्मे के बाद जो भारी अफरा तफरी मची थी ना, उसे खत्म करते हुए उन्होंने तुरंत हालात को संभाला और एक नए राजवंश की नींव रख दी। अब गयासुद्दीन की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने अपनी सैन्य ताकत और आर्थिक समझ के बीच एक गजब का बैलेंस बनाया। मतलब उन्होंने मंगोलों के हमलों को 1 या 2 बार नहीं, पूरे 29 बार नाकाम किया। उस जमाने की सबसे खतरनाक सेना को 29 बार हराना कुछ छोटी बात तो है नहीं। और साथ ही किसानों को अकाल से बचाने के लिए उन्होंने टैक्स को भारी मात्रा में घटाकर उपज का सिर्फ 10वां या 11वां हिस्सा कर दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया और नहरें बनवाई, जो वाकई एक कमाल का काम था। लेकिन ये शांति और तरक्की ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके रिश्ते काफी बिगड़ गए थे, और जब गयासुद्दीन बंगाल से एक जंग जीतकर लौट रहे थे, तब संत औलिया ने एक बहुत ही मशहूर चेतावनी दी थी, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 1325 में दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनके स्वागत के लिए बना एक शानदार लकड़ी का महल उनके ऊपर ही गिर गया और उनकी मौत हो गई। इतिहास में आज भी ये बहस होती है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सत्ता हथियाने की कोई गहरी साजिश। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इब्न बतूता की नज़र से एक प्रत्यक्षदर्शी का विवरण। इस विश्लेषण को और भी पुख्ता बनाने के लिए हम 1333 में भारत आए एक मोरक्कन विद्वान की बातों पर गौर करेंगे। इब्न बतूता के लिखे हुए दस्तावेज हमें उस दौर के समाज की एकदम साफ तस्वीर दिखाते हैं। जरा सोचकर देखिए, 75,000 मील, उस जमाने में जब ना तो कोई आधुनिक सुविधा थी और ना ही सुरक्षित रास्ते, इस इंसान ने 30 सालों तक अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में इतनी लंबी यात्रा की। सच में इसी जबरदस्त हिम्मत के चलते ही उन्हें अक्सर यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उनकी जो मशहूर किताब है ना, रिहला, वो तुगलक काल को समझने के लिए हमारे लिए एक मास्टर की तरह है। आपको बता दें कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी जज बनाया गया था। उनकी किताब में दिल्ली सल्तनत के डाक सिस्टम का जो जिक्र है, वो तो सच में हैरान करने वाला है। समझ लीजिए कि वो उस समय का इंटरनेट था। घोड़ों और पैदल दौड़ने वालों की एक चेन के जरिए हजारों मील दूर बैठे सुल्तान को साम्राज्य के हर कोने की खबर कुछ ही दिनों में मिल जाती थी। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग, गयासुद्दीन के बेटे। ये खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जरूरी नहीं कि एक अच्छा विद्वान एक अच्छा शासक भी हो। उनकी महत्वाकांक्षी नीतियां इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुईं कि उन्हें अक्सर एक पागलपन और प्रतिभा का मिक्सचर कहा जाता है। जरा उनके इन प्रयोगों पर नजर डालिए। अपनी राजधानी को दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दौलताबाद ले जाने का आइडिया शायद नया था, लेकिन भयंकर गर्मी में पूरी दिल्ली की जनता को पैदल ले जाने से जो तबाही मची, उसके बाद उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। फिर उन्होंने तांबे की टोकन करेंसी शुरू की। आइडिया तो मॉडर्न था, लेकिन सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। नतीजा, हर घर में जाली सिक्के बनने लगे और इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर गई।
और खुरासान जैसे विदेशी हमलों के लिए जो लाखों की फौज बनाई, उसने खजाने को बिल्कुल खाली करके रख दिया। इसके बाद आता है हमारा चौथा अध्याय, फिरोज शाह का निर्माण और उनकी नीतियां। इतनी सारी अफरा तफरी और खाली खजाने के बीच 1351 में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। उन्होंने पुरानी आक्रामक नीतियों को किनारे किया और अपना पूरा फोकस जनता की भलाई और बुनियादी ढांचे पर लगा दिया। अगर हम देखें तो फिरोज शाह का राज असल में निर्माण कार्यों का एक सुनहरा दौर था। उन्होंने नहरों का ऐसा विशाल नेटवर्क बिछाया जिनमें से कुछ तो उत्तर भारत में आज भी मौजूद हैं। उन्होंने सराय बनवाई, कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे कई नए शहर बसा दिए। यही नहीं, गरीबों की मदद के लिए उन्होंने दीवाने खैरात जैसे खास डिपार्टमेंट भी बनाए। लेकिन रुकिए, इन बड़े बड़े निर्माण कार्यों के पीछे समाज में कुछ और भी बदल रहा था। पहले के तुगलक शासक जहां काफी हद तक सहिष्णु थे, वहीं फिरोज शाह ने बहुत ही सख्त और रूढ़िवादी नीतियां लागू की। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर बहुत सख्ती से लगा दिया और दास प्रथा यानी स्लेव सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। उन्हें लगता था कि ये दास उनके वफादार रहेंगे और उनकी ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। इन नीतियों से बहुत बड़ी आबादी के बीच गहरी खाई पैदा हो गई और यही दास आगे चलकर सत्ता के खूनी खेल में शामिल हो गए। अध्याय 5, पतन के मुख्य कारण। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इस साम्राज्य का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लगातार गलत फैसलों ने एक सदी पुराने इस दमदार राजवंश को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। प्रशासन में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो सच में कैंसर साबित हुए। सेना में पदों को वंशानुगत यानी खानदानी बना दिया गया। अब काबिलियत की जगह जन के आधार पर पोस्ट मिलने लगी, जिससे सेना एकदम कमजोर हो गई। ऊपर से फिरोज शाह ने जो हजारों दास पाले थे, उनके राजनीतिक दखल ने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। साम्राज्य इतना विशाल हो चुका था कि दिल्ली में बैठे कमजोर सुल्तानों के लिए दूर के बागी गवर्नरों को संभालना नामुमकिन सा हो गया था। ये पूरा का पूरा विशाल ढांचा अब अपने ही भारी भरकम वजन से अंदर ही अंदर टूट रहा था। और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, तैमूर का विनाशकारी आक्रमण। 14वीं सदी के खत्म होते होते कभी पूरे भारत पर राज करने वाला ये विशाल साम्राज्य अब बस अपनी एक परछाई बनकर रह गया था। उसकी कमजोरी सबको दिख रही थी और इसी ने इतिहास के सबसे खौफनाक हमलों में से एक को दावत दे दी। तो जरा सोचिए, 1398 में असल में हुआ क्या था? जब समरकंद के उस खूंखार विजेता तैमूर लंग ने पहले से ही टूट चुके भारत की तरफ अपनी नजरें घुमाईं। जाहिर सी बात है, कोई भी कमजोर देश किसी भी विदेशी ताकत के लिए एक खुले निमंत्रण की तरह ही होता है। दिल्ली के तख्त पर उस समय नासिरुद्दीन महमूद नाम का एक बहुत ही कमजोर शासक बैठा था। बस इसी बात का फायदा उठाकर तैमूर ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। उसका असल मकसद था भारत की बेहिसाब दौलत लूटना और अपना धार्मिक एजेंडा थोपना। दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार में उसने जो तबाही मचाई, उसकी तो कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। भयंकर लूटपाट हुई, हजारों लोग बेरहमी से मार डाले गए और अनगिनत लोगों को गुलाम बनाकर मध्य एशिया ले जाया गया। तैमूर ने तुगलक वंश की बची खुची ताकत को पूरी तरह कुचल कर रख दिया। कहा तो यह भी जाता है कि उसके जाने के बाद दिल्ली इतने भयंकर खंडहर में तब्दील हो गई थी कि उसे दोबारा अपनी पहचान वापस पाने में लगभग एक सदी लग गई। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या तुगलक साम्राज्य को सच में तैमूर की बाहरी तलवारों ने खत्म किया था, या फिर ये विशाल साम्राज्य अपने ही शासकों के अहंकार, उनके अजीबोगरीब प्रयोगों और अंदरूनी खामियों की वजह से बहुत पहले ही अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा और हमें ये याद दिलाता रहेगा कि बड़े से बड़े पतन की शुरुआत अक्सर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही होती है।